हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे काइमोरल फॉर्ट टैबलेट्स के बारे में। तो हम सीखेंगे ये टैबलेट के बेसिक यूज़ के बारे में कि कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में ये टैबलेट को यूज़ की जाती है। साथ ही जानेंगे उसके डेली डोज के बारे में, उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं एंड वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस को सीखेंगे डिटेल में। The expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of Pharmarox. Thank you for being Pharmarox family. अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर। तो अब आप डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स भी फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर एक्सेस कर पाओगे, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में 1 साल तक। तो सीखे दवाइयों के बारे में और वो भी काफ़ी सरल भाषा में 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप है ऐप स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर 9016312020 नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ये कोर्स के ज्वाइनिंग के लिए। तो एंड्रॉयड यूज़र डाउनलोड करें एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईफोन यूज़र डाउनलोड करें ऐप स्टोर से, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो अब समझते हैं काइमोरल फॉर्ट टैबलेट्स के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम कह सकते हैं एनाल्जेसिक्स, एंड इसके अंदर जो है वो एंजाइम्स आए हैं कि जब ये टैबलेट बनाई जाती है तो उसके अंदर जो फॉर्मुलेशन जो तब तैयार होता है तो उसके अंदर जो मेन कोई सॉल्ट कंपोजिशन हम देखें तो वो है एंजाइम्स, और वो दो एंजाइम्स का नाम है, एक है ट्रिप्सिन और दूसरा काइमोट्रिप्सिन। और ये टैबलेट के जो मैन्युफैक्चरर्स की हम बात करें तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल ये टैबलेट को जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के बारे में समझे तो ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसके ऑनर है टोरेंट ग्रुप और उसका हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद के अंदर, गुजरात। तो ये जो फार्मा कंपनी उसको प्रमोट की गई बाय यूएन मेहता कि शुरुआत में ये जो थी एज अ ट्रिनिटी लेबोरेटरीज के नाम से था और उसके बाद उसको रीनेम करके टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ऐसा नाम दिया गया। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल का लोगो, और ये जो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन्स का ये जो टैबलेट है कि जिसका ब्रांड नेम है काइमोरल फॉर्ट, तो उसके मैन्युफैक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल उसके मैन्युफैक्चर है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर अब उसकी लेबल की हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है RX, मतलब कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, और साथों साथ ये रेड लाइन भी उसके लेबल के ऊपर दी गई है। तो रेड लाइन का मतलब होता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, और शेड्यूल H के अंदर ये मेडिकेशन आता है। कि यहाँ पे आप देखो कि ये टैबलेट का जो लेबल है उसके पीछे यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है। तो ये वार्निंग इसका मतलब ये है कि ये मेडिकेशन को जब आपको रिटेल के अंदर बेचना है तो प्रॉपर RX लगता है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन लगता है, और RX ओनली मेडिकेशन जो है वो इसको हम कहते हैं, और प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आप उसको रिटेल में बेच सकते हैं। फिर बाकी उसकी स्टोरेज कंडीशन में देखें तो ये टैबलेट को आपको 25 डिग्री या फिर उससे कम टेम्परेचर के आसपास जो है वो स्टोर करना है, ड्राई प्लेस पे रखना है, एंड बच्चों से ये मेडिकेशन को दूर रखनी है। फिर यहाँ पे लिखा है कि एंटीरिड कोटेड ये टैबलेट है कि जिसके अंदर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन्स जो एंजाइम्स है उसके 1 लाख जितने आर्मर यूनिट्स जो है वो प्रेजेंट है, और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जो है वो इसके मैन्युफैक्चर के यहाँ पे लिखा है कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और यहाँ पे RX देख सकते हैं आप कि जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन का जाता है काइमोरल फॉर्ट जो है उसका ब्रांड नेम है। डोजेस के अंदर देखो तो यहाँ पे लिखा है कि डोज एज पर द डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। तो अब आगे समझते हैं ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन के बारे में। तो व्हाट इज़ ट्रिप्सिन एंड व्हाट इज़ काइमोट्रिप्सिन? तो ये दोनों जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, और ये ओरल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहे जाते हैं कि जो ओरली लिए जाते हैं खासकर अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में। तो यही एंजाइम्स को यूज़ किया है ये टैबलेट के मैन्युफैक्चर में कि जिसका ब्रांड नेम है काइमोरल फॉर्ट टैबलेट। तो ये मेडिकेशन या फिर ये जो एंजाइम्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स, और साथों साथ जो पेन होता है और जो सूजन होती है तो वो सिम्टम्स को वो कम करता है, रिड्यूस करता है, कि जिसके कारण
ऐसे सभी मेडिकल कंडीशंस के जिसके अंदर सेंटर में सूजन है, पेन है एंड स्वेलिंग है, तो उसको ये कम करता है। और ये क्या करता है, फास्ट करता है रिकवरी, कि जो एक्यूट टिश्यू इंजरीज होते हैं या फिर आपके बॉडी के अंदर किसी टिश्यू के अंदर इंजरी होती है तो उसके बाद उसका फास्टर जब हीलिंग होना और जो इन्फ्लेमेशन वहाँ होती है उसको भी कम करने के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होते हैं ये एंजाइम। और इनके पास खासकर एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन रहती है हमारी बॉडी के ऊपर। तो ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन की हम एक्टिविटी देखें तो उनके पास अलग अलग 5 ऐसी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है उनके पास कि जो रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन। दूसरी हम देखें तो एंटी इडेमेटस एक्टिविटी उनके पास है कि जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। तीसरी एक्टिविटी हम देखें तो फाइब्रिनोलाइटिक के तौर पे भी ये काम करते हैं कि जो प्रिवेंट करवाते हैं ब्लड क्लॉट्स को। चौथा उनका एक रोल देखें तो वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करके ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो इनहिबिट करवाते हैं, उनको रोकते हैं। और पांचवा देखें तो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है कि जिसको कहा जाता है कि जो पेन रिलीवर्स का काम करती है, रिड्यूस करती है पेन को, जो दर्द वगैरह होता है उसको कम करने वाली ये मेडिसिन या फिर ऐसा एंजाइम हम कह सकते हैं। तो ये एंजाइम के पास ये 5 अलग अलग एक्टिविटीज़ है कि जिसको यूटिलाइजेशन करके हम अलग अलग कंडीशंस की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वर्किंग के बारे में समझे तो ये एंजाइम्स किस तरह से काम करते, तो ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब ये होता है कि ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन को, कि जो प्रोटीन का जो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको तोड़ देंगे और उसके छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर उनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये अपना काम करता है, स्पेशली कि जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के तौर पे उसकी एक्टिविटी है। तो उसका पूरा प्रोसेस फ्लो समझे कि किस तरह से वो आपकी सूजन कम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है वो समझिए कि उसने क्या किया, एंजाइम ने ब्रेक डाउन कर दिया प्रोटीन का स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर, कि जो प्रोटीन का जो जाइंट मॉलिक्यूल था उसको छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर उसने जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, कन्वर्ट कर दिया उनके ब्रेक डाउन करके। फिर ये जो स्मॉल कंपोनेंट्स तैयार हुए प्रोटीन के वो कहाँ पे जाएंगे, तो वो जाएंगे हमारे ब्लड के अंदर। और आगे एब्जॉर्प्शन उनका होगा कि जो ब्लड के अंदर आ जाएंगे और ब्लड के थ्रू फिर आगे उनका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, ये जो प्रोटीन है इंक्रीज करेंगे ब्लड सप्लाई, कि जहाँ पे आपको सूजन वगैरह हुई थी या फिर जहाँ पे आपको पेन वगैरह हो रहा है तो वो अफेक्टेड एरिया में, कि समझे कि यहाँ पे आप देखो कि बाजू के डायग्राम के अंदर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस जगह पे हम देख सकते हैं स्वेलिंग जो है वो देख सकते हैं। तो ये जगह पे आप ये क्या करेंगे, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करवाएंगे। अब यहाँ पे ब्लड सप्लाई समझो कि इंक्रीज़ होता है तो धीरे धीरे ये कंडीशन जैसे ये वाले लेग में है उस तरह से कंडीशन होती जाएगी और ये जो स्वेलिंग है वो कम होगी। तो सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि ये मेडिकेशन करती है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है स्मॉल कंपोनेंट्स के अंदर। जो प्रोटीन ब्रेक हुआ वो ब्लड के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये प्रोटीन क्या करते हैं, जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर उसका ब्रेकडाउन हुआ है वो अफेक्टेड एरिया पे, कि यहाँ पे अफेक्ट हुई है, यहाँ पे सूजन आपको देखने को मिलती है, तो ये एरिया पे जो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो करवाता है इंक्रीज के, जिससे सूजन जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो जब कोई पर्सन ये मेडिकेशन लेता है तो उसका स्वेलिंग मतलब कि जो सूजन कम होती है और सूजन के कारण होने वाले जो सिम्टम्स के समझो कि आपको दर्द वगैरह होता है, पेन होता है, तो वो कम होता है। तो बेसिक यूज़ समझे तो ये मेडिकेशन करती है, खासकर यूज़ की जाती है और ट्रीटमेंट के अंदर पेन के, कि पेन रिलीफ के तौर पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके इलाज में भी, कि समझो कि इस तरह से आपके बॉडी के अंदर सूजन्स देखने को मिल रही है और उसके कारण पेन हो रहा है तो वो कम करेगा, स्वेलिंग कम करेगा, कि स्वेलिंग की ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। फिर अगर कोई सर्जरी हुई है और सर्जरी या फिर जो ऑपरेशंस होते हैं उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर पेन रहता है, कोई ऐसे सूजन देखने को मिलती है तो वो भी ये कम करेगा और उसके इलाज में प्रिस्क्राइब की जाती है। सर्जरी या फिर कोई इंजरी के बाद आपको पेन हो रहा है
तो उसमें से रिलीफ पाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इन्फ्लामेशन और हीलिंग ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड, मतलब कि जब कोई ऑपरेशन वगैरह होता है और ऑपरेशन के बाद कोई ऐसी इंजरी हो जाती है, कोई ऐसे ट्रॉमास की कंडीशन आती है और जो वाउंड वगैरह होते हैं तो उनके फास्टर हीलिंग के लिए कि वो जल्दी से जो घाव होते हैं वो रुझ जाए अच्छे से, और घाव के रुझने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया है, वो काफ़ी फास्ट और जल्दी से पेशेंट रिकवर हो जाए, तो उसके लिए भी ये मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती है। तो इस तरह से आप देखो कि कोई इंजरी हुई है और इंजरी के बाद वहाँ पे दर्द हो रहा है, इस तरह से बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पे आपको पेन और दर्द हो रहा है, कोई सर्जरी या फिर ट्रॉमा के बाद या फिर ऐसे कोई इंजरी के बाद भी आपको पेन हो रहा है, तो ये सभी कंडीशन में यूज़ की जाती है। अब जानते हैं कि उसके प्रिस्क्रिप्शन कौन से अलग अलग मेडिकल कंडीशन में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सभी मेडिकल कंडीशंस के जिनके अंदर सेंटर में एक पेन आता है और दूसरा इन्फ्लेमेशन की, जहाँ पे ये दो कंडीशंस इन्वॉल्व होती है, वो सभी मेडिकल कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। जैसे कि हेमेटोमास के कंडीशन की, जहाँ पे ब्लड जो है वो क्लोट होता है और स्वेलिंग होती है हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर। तो आगे जो हमने देखा कि जो ब्लड क्लोट होने से ये मेडिकेशन प्रिवेंट करती है और साथों साथ ये क्या करता है, सूजन कम करती है। तो हेमेटोमास के जो पेशेंट होते हैं उनको भी ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। सेकंड, ईडिमा मतलब कि इन्फ्लेमेशन, सूजन, कि आपके गम्स मतलब कि आपके मसूड़ों के अंदर दांतों में दर्द हो रहा है और उसका रीजन वहाँ पे सूजन हुई है, तो एंटीबायोटिक्स के साथ कई बार ये मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तीसरी कंडीशन, पोस्ट सर्जिकल ट्रॉमा एंड इंजरी, कि सर्जरी के बाद कोई ट्रॉमा और इंजरी हुई है तो उसके इलाज में भी यूज़ की जाती है, कि उसके कारण होने वाले पेन, सूजन, कोई वाउंड ऐसे है कि जल्दी से उनका हीलिंग नहीं हो रहा, तो उस वक्त ये मेडिकेशन यूज़फुल साबित हो सकती है। फिर पोस्ट हिस्टेरेक्टोमी हीलिंग, मतलब कि आपको फास्टर हीलिंग लानी है, कि जब कोई यूटेरस रिमूवल का ऑपरेशन किया गया है या फिर सिजेरियन हुआ है वुमेंस के अंदर, कि जो बच्चेदानी के जो निकालने की जो हम बात करते हैं, गर्भाशय जो निकाला जाता है सर्जरी वगैरह करके, या फिर सी सेक्शन डिलीवरी होती है जो सिजेरियन जो कहा जाता है, तो उसके बाद जो अगर आपको फास्टर हीलिंग प्रोवाइड करनी है तो फास्टर हीलिंग के लिए भी ये काइमोरल फॉर्ट के जो टैबलेट्स जो है वो यूज़ की जाती है। फिर जो पीआईडी की जो हम कंडीशन करते हैं कि जिसके अंदर जो सूजन है वो कम करने के लिए भी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के अंदर ये यूज़ की जाता है। छठा हम देखें तो जो नेक्रोटिक टिश्यूज़ वगैरह होते हैं कि जिसके अंदर डेड सेल्स देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, के कुछ ऑर्गन्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि कोई इंजरी के कारण या फिर कोई ऐसे मेडिकल कंडीशन के कारण वहाँ के जो सेल होते हैं वो डेड हो जाते हैं, कि जिसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है नेक्रोटिक टिश्यू। तो वो नेक्रोटिक टिश्यूज़ के ट्रीटमेंट के कि वहाँ पे उस जगह पे फिर से ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाए और नई स्किन वहाँ पे डेवलप हो, वहाँ पे नए सेल डेवलप हो, टिश्यूज़ डेवलप हो, तो उसके लिए भी ये यूज़फुल है। सातवां कंडीशन की जो साइटिका की जो हम कंडीशन कहते हैं कि किसी भी एक साइड के स्पाइन से लेकर लेग तक जो आपको पेन होता है, तो साइटिका में भी ये प्रिस्क्राइब की जाती है। आठवीं कंडीशन हम देखें तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन, जैसे कि बार बार आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सूजन वगैरह आ जानी, जैसे कि अस्थमा की जो कंडीशन है, तो ऐसे कंडीशन में ये यूज़ की जाती है। सॉर थ्रॉट के ट्रीटमेंट में कि जब आपके थ्रॉट के अंदर गले में जब पेन होता है और साथों साथ सूजन होती है, तो उस वक्त भी काइमोरल फॉर्ट के टैबलेट यूज़फुल साबित होते हैं। और 10वां कंडीशन हम देखें तो जो हेमेरॉइड्स की जो कंडीशन होती है कि जिसको हम पाइल्स कहते हैं, तो पाइल्स के इलाज में जो पेन होता है और स्वेलिंग होती है तो उसको भी ट्रीट करेगा ये काइमोरल फॉर्ट टैबलेट। आगे उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हम देखें तो एब्डोमिनल पेन जैसा फील करते हैं कुछ पेशेंट्स, कि उनको स्टमक के अंदर एब्डोमिनल पेन या फिर ब्लोटिंग जैसा फील होना, कि जैसे गैस होता है और जैसे पेट फूल जाता है, ऐसे कंडीशन कई बार फील करते हैं ये टैबलेट खाने के बाद। कुछ केसेस के अंदर जो आइज़ के अंदर कि आँखों का जो हमारा भाग है या फिर कॉर्निया का जो भाग है वहाँ पे सूजन कुछ पेशेंट महसूस करते हैं। कुछ लोगों के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है कि अगर उनको
काइमोरल फॉर टैबलेट की एलर्जी है या फिर जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है उनकी उनको एलर्जी है। कॉर्नियल स्वेलिंग हो सकती है आँखों के अंदर। फिर स्टमक के अंदर भी पेन हो सकता है, जैसे एब्डोमिनल पेन की हमने बात की उससे स्टमक पेन हो सकता है। कुछ केसेस में डायरिया मतलब कि दस्त हो जाते हैं। स्किन के ऊपर रैसेस, कि अगर किसी को एलर्जी है या फिर हाइपर सेंसिटिविटी है ये मेडिकेशन की तो एलर्जी हो जाएंगी, स्किन के ऊपर रैसेस हो जाएंगे। इचिंग होना मतलब कि खुजली हो सकती है आपको वहाँ पे। कुछ केसेस में शॉर्टनेस हो जाती है ब्रीथिंग के अंदर, कि ब्रीथिंग जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाए। और स्टमक के अंदर इनडाइजेशन जैसी कंडीशन, कि आपको जो है वो हार्ट बर्न जैसा फील हो सकता है कई बार, या फिर इनडाइजेशन जैसी कंडीशन फील हो, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं कुछ केसेस के अंदर। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखिए तो कब ये टैबलेट को यूज़ नहीं करनी, तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन कि अगर आपको एलर्जी है, कि ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन की आपको एलर्जी है तो ये मेडिकेशन को कभी भी यूज़ ना करें। या फिर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स की आपको एलर्जी हो जाती है, कि अगर ऐसी पास्ट हिस्ट्री रही है कि अगर आप किसी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को यूज़ करते तो आपको एलर्जी हो जाती है, इस तरह से रैसेस हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो उन लोगों को ये मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। सेकंड, आपको हाइपर सेंसिटिविटी है काइमोरल की। फिर ऐसे पेशेंट की जिनको ब्रीथिंग के अंदर ऑलरेडी डिफ़िकल्टी है, तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी वाले पेशेंट है और ये टैबलेट आप दोगे तो और ज़्यादा ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है, कि जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, तो ये खास ध्यान रखें। चौथा, हम देखें तो अगर कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है तो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिकेशंस के साथ काइमोरल फॉर टैबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती। फिर अगर कोई पेशेंट स्लीपिंग पिल ले रहा है तो भी उसको यूज़ नहीं करनी है। फिर अगर कोई आप एलर्जी के लिए एंटी हिस्टेमाइंस यूज़ कर रहे हैं तो भी यूज़ ना करें। और अगर कंज्यूम्स कर रहे हैं आप अल्कोहल या फिर अल्कोहल कंटेनिंग कोई मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो भी ये टैबलेट को यूज़ ना करें। या फिर अगर यूज़ करते हैं तो ये सब मेडिकेशन को जो है वो स्टॉप करें और उसके 1 वीक बाद ही या फिर 4-5 दिन के बाद ही ये मेडिकेशन को लेनी चाहिए। अब समझते हैं कि प्रेगनेंसी में यूज़ करें या ना करें। तो प्रॉपर कोशन के साथ यूज़ की जाती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड के अंदर है तो खासकर एक बार जो गायनेकोलॉजिस्ट, तो अच्छे से आपको जो है वो कंसल्ट करने चाहिए आपके डॉक्टर को या फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को या फिर फिजिशियन डॉक्टर को, कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिकेशन यूज़ करें तो वो प्रॉपर आपके बेबी की ग्रोथ वगैरह देखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ही ये टैबलेट्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। वरना अगर रिस्क है कोई तो ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करते। और कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करना, कि अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड में है तो ये मेडिकेशन का सेल्फ मेडिकेशन ना करें। एक बार ज़रूर से आपके फिजिशियन डॉक्टर या फिर जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट है उनकी एडवाइस के बाद ही आप प्रेगनेंसी में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द काइमोरल फॉर टैबलेट। तो इसी तरह से अलग अलग मेडिकेशंस के बेसिक यूज़ के बारे में सीखे, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग क्या रहते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहते हैं, और वो भी काफ़ी सरल भाषा में 1 साल तक फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन पे भी अब आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उनके PDF, PPTs वगैरह एक्सेस करें अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, कि जहाँ पे सीखे अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, कैसे उनको यूज़ की जाती है प्रॉपरली। तो फार्मारॉक्स के लेक्चर्स, उनके PDF वगैरह एक्सेस करें ऐप ऊपर, ये नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी है कि एंड्रॉयड यूज़र एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन यूज़र ऐप स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।